बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारे पड़ोसी की बीवी का नाम तो सोबिया था, लेकिन उसको सूबी कहते थे। मासी सूबी बड़ी तंद मजाज औरत थी। किसी से खार खा जाती तो झाड़ के कानों की तरह पीछे पड़ जाती थी। उसकी जबान गंदी और गज भर लंबी थी। गर्ज सारा गांव उससे पनाह मांगता था। हबीब मेरा इकलौता भाई था। इन दोनों उसकी उम्र 18 बरस थी। उसने गांव के स्कूल से 8 जमातें पास कर ली तो बेकार फिरने लगा। वालिद साहब ने अम्मी से कहा कि सलीम की पढ़ाई का सिलसिला ख़त्म हुआ है, इसको समझाओ कि रोज़मर्रा के कामों में मेरे हाथ बटाया करे। उनका मतलब था कि सलीम अपने माल मवेशी रोज़ाना चराने के लिए ले जाए, जबकि मेरे भाई को ये मंजूर न था। 8 जमातें पढ़कर वो खुद को जाने क्या समझने लगा था कि माल मवेशी को चुराने ले जाना अपनी तौहीन समझता था। कुछ अरसा वालिद साहब इसे खेती बाड़ी के कामों की तरफ राग़ब करते रहे। जब सलीम ने ऐसे किसी काम में दिलचस्पी ना ली जिससे उसके उजले कपड़ों पर मट्टी लग जाए, तो अब्बू ने एक दोस्त से कहकर इसे प्लम्बरी का काम सीखने पर लगा दिया। सलीम 6 माह तक ये काम सीखने शहर जाता रहा। इस दौरान उसके उस्ताद ने अब्बू से कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं हबीब को दुबई भिजवा सकता हूँ, ज़रा काम में महारत दरकार होगी। 1 साल इसे मेरे पास रहने दो, इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा प्लम्बर बन जाएगा। सलीम 6 दिन शहर में अपने उस्ताद के डेरे पर होता। सिर्फ जुमा की छुट्टी करके वो गांव आ जाता था। उस रोज़ भी जुमा था। अब्बू नमाज पढ़ने मस्जिद चले गए। सलीम को तलकीन की कि तुम जल्द कपड़े वगैरह तब्दील करके मस्जिद आ जाओ। सलीम ने नहा धोकर उजले कपड़े पहन लिए और जुमा की नमाज में शामिल होने के लिए घर से निकल गया। मस्जिद वाले रास्ते में मासी सूबी का मकान था। जो ही भाई उधर से गुजरा, मासी की बेटी को देखा। वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी झांक रही थी। सबूर की उम्र 16 बरस थी और वो अच्छी शक्लो सूरत की दोशीज़ा थी। उसने भी गांव के स्कूल से 4 जमातें पढ़ी थी। कभी वो सलीम की हम जमात रही थी। दोनों एक दूसरे को जानते थे कि बचपन साथ गुजरा था। बचपन की शनासाई की वजह से वो दौड़कर मेरे भाई की तरफ आई और उससे हम कलाम हो गई। पूछने लगी, सलीम अब तुम कैसे और कहाँ होते हो? उसने जवाब दिया, मैं जहाँ भी होता हूँ तुमसे क्या सरोकार, तुम घर के अंदर जाओ। अगर तुम्हारी माँ या किसी रिश्तेदार ने तुमको बातें करते देख लिया तो वो बुरा मनाएंगे। क्यों बुरा मनाएंगे? क्या हम किसी की चोरी की है? तुमको कसम है, सच बताओ कि तुम कहाँ होते हो। मैं शहर में काम सीख रहा हूँ। उसके बाद क्या वापस आओगे गाँव में? नहीं, दुबई चला जाऊँगा। दुबई गाँव वालों के लिए बड़े एजाज़ की अलामत था। गाँव से अक्सर बेरोज़गार लोग दुबई या फिर सऊदी अरब जाते थे। वो वहाँ मेहनत मजदूरी करते, लेकिन जब लौटते अपने घर वालों के लिए इनवाह इकसाम के तोहफे लाते और वहाँ की कमाई से अपने माली हालात सुधारने में कामयाब हो जाते थे। सबूर का आइडियल भी एक ऐसा ही नौजवान था जो दुबई या सऊदी अरब में काम करता हो और रियालों में तनख्वाह लेता हो, और जब वो वापस आए तो उसका सूटकेस तोहफों से भरा हो। उसने फ़ौरन सलीम को अपना आइडियल बना लिया, जो मुस्तकबिल में दुबई को परवाज़ करने वाला था। अब बहाने बहाने से ये लड़की हमारे घर के चक्कर लगाने लगी, ख़ास तौर पर जुमा के दिन जब सलीम शहर से आया होता। मैं उसकी बेताबी समझ चुकी थी, लेकिन उसे बेआस नहीं करती थी। वो जब आती मैं प्यार से बात करती और उसकी खातिर मदारत कभी शरबत और कभी मीठे चावलों से करती। वो मुझसे बहुत खुश होकर मिलती थी। अगरचे सारी तवज्जो उसकी सलीम की तरफ रहती थी, मगर मेरा भाई लिहाज वाला था, वो शरीफ तबा था। गाँव की लड़कियों से दूर दूर रहता। कोई खुद बात करती तो बस सलाम दुआ की हद तक कलाम करके चला जाता। ये बात सबको पता थी कि सलीम ऐसा नहीं है, लेकिन जब से सबूर हमारे घर के चक्कर लगाने लगी थी, उसकी माँ को शक हो गया, ज़रूर इसकी बेटी का सलीम से कुछ मामला है, क्योंकि हर जुमा को सलीम जब नमाज़ पढ़ने निकलता तो सबूर अपने दरवाजे पर खड़ी मिलती और उससे बात करने की कोशिश करती। वो अखलाक के मारे इसके एक आध सवाल का जवाब दे देता और आगे बढ़ जाता। उस रोज़ भी ऐसा ही हुआ। जब मेरा भाई मासी सूबी के घर के सामने से गुजर रहा था तो वो मुंतज़र लड़की दौड़कर उसकी जानब आई। आज उसके हाथ में गुलाब का फूल था जो इसने क्यारी से तोड़ा था। वो उसने आनन फानन सलीम के हाथ में थमाकर कहा, लो इसे सूंघो, कितनी प्यारी खुशबू है। अभी ये बात हुई थी कि सामने से सूबी के मासी के भाई और शोहर नमूदार हुए। उन्होंने जो अपनी बेटी के करीब सलीम को देखा तो गज़बनाक होकर इसे ललकारा, ओए लड़के, तू यहाँ हमारे घर के सामने क्यों खड़ा है? उनकी ललकार सुनकर सलीम डर गया और जो फूल सबूर ने उसे दिया था वो उसने ज़मीन पर फेंक दिया और खुद दौड़ता हुआ घर को लौट आया। इन मर्दों ने ज़मीन से फूल उठा लिया और लड़की से सवाल किया कि ये फूल सलीम ने तुम्हें दिया था? वो बोली, हाँ, वो देना चाहता था, लेकिन आप लोगों की आवाज़ सुनकर इसने फूल फेंक दिया और वो भाग गया। लड़की ने अपना किया मेरे भाई पर डाल दिया। इस तरह उसने अपनी जान बचा ली, मगर ये अनपढ़ गंवार लोग मेरे भाई के पीछे पड़ गए।
انہوں نے اعلان کر دیا کہ سلیم اگر ان کو نظر آیا تو وہ اس کو گولی مار دیں گے۔ انہوں نے میرے والد صاحب کو بھی بلا کر دھمکیاں دیں کہ اپنے بیٹے کی شکل یہاں سے گم کرو، ورنہ تمہاری ہماری دشمنی نسلوں تک چلے گی۔ والد صاحب گھبرا گئے۔ سلیم ان کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ کسی صورت اسے کھونا نہیں چاہتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے استاد ہی سے بات کی کہ اس نے کہا آپ فکر نہ کریں، اس نے کافی کام سیکھ لیا ہے، میں اس کو اپنے دوست کے پاس دبئی بھجوا دیتا ہوں۔ سلیم دبئی چلا گیا۔ میں اپنے بھائی کے لیے اداس رہنے لگی۔ امی بھی رات دن اس کی خیر و عافیت کی دعائیں کرتی تھی کہ خدا کرے میرا بیٹا پردیس میں خیریت سے ہو۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ 3 سال گزر گئے۔ سلیم نے دبئی میں اچھا خاصا کما لیا۔ وہ ہر ماہ امی ابو کو پیسے بھجواتا رہا۔ اس رقم سے والد صاحب نے اپنا کچا مکان پکا کروا لیا اور ہمارے مالی حالات بہت بہتر ہو گئے۔ امی کا خیال تھا جب میرا بیٹا لوٹے گا تو اس کا صحرا سجانے کا اہتمام کروں گی۔ اس غرض سے انہوں نے اپنی بہن خالہ شازیہ سے بات کر لی تھی، جن کی بیٹی سے امی سلیم کی شادی کرنا چاہتی تھیں۔ انتظار کی گھڑیاں طویل صحیح پر ختم ہو جاتی ہیں۔ آخر وہ دن آ گیا جس دن کے ہم سب منتظر تھے۔ سلیم کا دبئی سے فون آیا کہ وہ فلاں دن گھر پہنچ رہا ہے۔ امی خوشی سے نہال تھی۔ میں ابھی پھولی نہ سماتی تھی کہ اتنے عرصے بعد میرا بھائی مالدار ہو کر لوٹ رہا ہے۔ ہم غریبوں کے لیے زندگی کی تھوڑی سی آسائشیں ہی مالدار ہونے کا احساس بخش دیتی ہیں۔ سلیم کے لوٹ آنے کی خوشی میں والدہ نے میٹھے چاول بنا کر مسجد میں تقسیم کرائے اور پاس پڑوس میں بھی بھجوائے۔ میرے والدین نے سمجھا کہ گلاب کے پھول والا قصہ پرانا ہو چکا ہے، لہٰذا انہوں نے ماسی صوبی کے ہاں بھی میٹھے چاولوں کی پلیٹ بھجوا دی۔ انہوں نے چاول لے لیے اور شام کو ماسی خود تشتری لٹانے آئی۔ مبارکباد بھی دی کہ سلیم خیر سے لوٹ آیا تھا۔ جب صبور کو خبر ہوئی کہ میرا بھائی آ چکا ہے تو وہ کسی طرح اس کے دیدار کو تڑپنے لگی۔ کسی بہانے سے ہمارے گھر آ گئی۔ اب میں اس کی جرت پر حیران ہوئی۔ میں نے کہا تم کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ جو دشمنی مردوں میں تمہاری وجہ سے ہوتے ہوتے رہ گئی تھی وہ قصہ دوبارہ جوان ہو جائے؟ خدارا اب تم ہمارے گھر سے دور رہو، تمہاری وجہ سے خون خرابہ نہ ہو جائے۔ اس نے میری بات کا برا مانا، بولی ٹھیک ہے، آج آئی ہوں دوبارہ نہ آؤں گی۔ ہاں تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ میں اپنے اکلوتے بھائی کے پیچھے بندوق اور گولی کا کوئی واقعہ نمودار ہوتے نہیں دیکھنا چاہتی۔ سلیم گھر پر نہیں تھا، وہ منہ بسور کر چلی گئی۔ اس کے ذہن سے میرے بھائی کا خیال چپک گیا تھا۔ شاید اسے اپنے دل پر قابو نہ تھا۔ وہ پھر سے پہلے کی طرح سلیم کی منتظر رہنے لگی تھی۔ بار بار اپنے دروازے سے جھانکتی، شاید وہ ادھر سے گزرتے ہوئے نظر آ جائے۔ جب کوئی کسی کی اتنی زیادہ جستجو کرتا ہے تو اس کی تمنا بھر آتی ہے۔ ایک روز مغرب کے وقت سلیم اپنے کسی دوست سے مل کر گھر آ رہا تھا۔ جو ہی وہ ماسی صوبی کے گھر کے آگے سے گزرا اس وقت صبور چھلاوے کی طرح دروازے سے باہر آ گئی۔ جانے وہ کب سے منتظر کھڑی تھی یا پھر یہ اتفاق تھا۔ بہرحال اس نے سلیم کو دیکھا تو بے اختیار اسے پکار لیا۔ سلیم نہ رکا، لیکن ماسی صوبی نے بیٹی کی آواز سن لی اور وہ گھر سے نکل کر دروازے سے باہر آ گئی۔ سلیم آگے بڑھ گیا تھا، لیکن بے قرار بیٹی اس کے ہاتھ آ گئی۔ ماسی صوبی نے جوتا اتار کر لڑکی کو مارنا شروع کیا، اسے مارتی ہوئی اندر لے گئی۔ بولی بدبخت، کس کس کی موت کو آواز دینا چاہتی ہے، کیوں مرنا چاہتی ہو؟ اس روز پانی لگانے کی باری صبور کے باپ اور بھائی کی تھی۔ یہ دونوں گھر سے کافی دور اپنے زمیندار کے کھیتوں کو سیراب کرنے گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے 3 روز بعد گھر لوٹنا تھا۔ صبور کے لیے یہ بے خوفی اور آزادی کے دن تھے، لیکن ماں نے اس کی ایک نہ چلنے دی اور اس کو کمرے میں بند کر دیا۔ بدقسمتی سے جس کمرے میں وہ بند تھی اس کی دیوار میں ایک کھڑکی بھی تھی جو ان کے گھر کے عقبی طرف کھلتی تھی۔ اس طرف میدان تھا جہاں گاؤں کے لڑکے کبڈی کھیلتے تھے۔ اس روز ان کا کبڈی کا میچ تھا۔ 2 لڑکے ہمارے دروازے پر آئے اور میرے بھائی کو خاص طور پر اپنا میچ دیکھنے کے لیے مدعو کر گئے۔ وہ پرانے دوستوں کے اصرار کی وجہ سے میچ دیکھنے چلا گیا۔ میچ ختم ہو گیا اور لڑکے میدان سے چلے گئے تو سلیم بھی گھر کی طرف آنے لگا۔ تبھی اس کو کسی نے آواز دی، سلیم سلیم، ادھر دیکھو، اس طرف آ جاؤ۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، سامنے کھڑکی کھلی تھی اور صبور اس میں سے جھانک رہی تھی۔ بھائی ٹھٹک کر ٹھہر گیا۔ ابھی تک اس کی سمجھ میں نہ آ سکا تھا کہ کون اس کو پکار رہا ہے۔ تبھی وہ لڑکی کھڑکی کے اندر سے چھلانگ لگانے میں کامیاب ہو گئی اور آنن فانن کود کر باہر نکل آئی۔ ماسی صوبی اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ وہ شوگر کی مریض تھی اور کافی موٹی تھی۔ تھوڑا سا کام کاج کر کے تھک جاتی تھی۔ وہ تو گھر کو تالا لگا کر اطمینان سے سوئی تھی کہ اب بیٹی باہر نہ جا سکے گی، مگر پاگل صبور میرے بھائی کی محبت میں عاقبت نااندیش ہو چکی تھی۔ اس نے کچھ نہ سوچا، دوڑ کر سلیم کی طرف آ گئی۔
اس کو यूं यकायक सामने देखकर वो घबरा गया। उसने कहा, वापस घर लौट जाओ, इससे पहले कि कोई तुमको यहाँ मेरे साथ मैदान में देख ले। अब्बा और भाई खेतों में पानी लगाने गए हैं, किसका डर है, माँ सो चुकी है। तुम 2 घड़ी बात कर लो, फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा तुमको, खुदा का वास्ता। मैं तुम्हारे लिए बहुत बेचैन हूँ, एक लम्हे को बात सुन लो। 3 सालों से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। सलीम को उस लड़की से मोहब्बत न थी, मगर उसके वालहाना अंदाज की वजह से वो मज़ीद घबरा गया कि कहीं पागलपन में ये कोई गलत कदम ना उठा ले और उसको बड़ी मुसीबत में डाल दे। मैं तुमसे किसी महफूज जगह पर मिलूंगा, लेकिन अब तुम जाओ, खुदा के लिए। ये खुला मैदान है, पास पड़ोस वालों में से किसी ने देख लिया तो बेपर का कौवा बन जाएगा और तुम्हारे रिश्तेदार कुल्हाड़ियाँ लेकर मेरे सर पर पहुँच जाएंगे। जिस बात का डर ज़्यादा हो वो हो भी जाती है। जब सलीम ये बात कह रहा था, उसी वक्त मासी सूबी की एक पड़ोसन उधर आ निकली। वो इस तरफ अपनी बकरी तलाश करती आ गई थी। इसने जवान को बात करते देखा तो हैरान रह गई। लड़की, तुम दिन दहाड़े इसके साथ इश्को मशूकी में मशगूल हो, तुमको अपने बाप और भाई की इज्जत का भी पास नहीं है। ठहरो, मैं अभी जाकर बताती हूँ तुम्हारी माँ को। पहले भी ये किस्सा सारे गाँव में मशहूर हुआ था और अब फिर तुम लोग इस रास्ते पर चल रहे हो। जानती हो इस मोहब्बत का अंजाम। वो औरत अपनी गुमशुदा बकरी को बुलाकर एक नए काम में मशगूल हो गई। सलीम परेशान हाल घर आ गया। इसने मिन्नत भी की कि खाला, खुदा के लिए किसी से जिक्र ना करना, मैंने सबूर को नहीं बुलाया, ये खुद आई थी। लेकिन वो पेट की हल्की थी। इसने सारी बस्ती में ये बात फैला दी कि सलीम सबूर को दिन दहाड़े भगा कर ले जा रहा था। वो तो मैं सर पर पहुंच गई, वरना आज ये दोनों बस्ती से गायब हो चुके थे। मासी सूबी के पांव तले से ज़मीन निकल गई। वो जानती थी ये खबर उसके शोहर और बेटों को ज़रूर मिलेगी। उसके बाद का मंजर वो तसव्वुर न कर सकती थी। तभी आने वाली क़यामत से बचने के लिए वो हमारे घर आई और सलीम को एक तरफ कोने में ले जाकर बोली, आज रात ईशा के बाद मेरे घर आना, तुमसे एक बात करनी है। सलीम पागल न था कि इस तेज़ औरत के झांसे में आ जाता। इसने आफियत इसी में जानी कि वो इसी वक्त अपने मामू से मिलने के बहाने साथ वाले गाँव चला गया। मासी सूबी ने घर के दरवाजे पर चारपाई बिछा ली। अब वो इस इंतज़ार में थी कि कब सलीम इधर से गुजरे और वो इसको पकड़े। एक दिन मामू के घर रहकर वो रात को देर से घर लौट रहा था कि कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। वो इनसे बचने के लिए तेज़ तेज़ चला तो वो भी इसके पीछे लपके। तभी बौखलाकर वो रास्ते के बीच पड़ी मासी सूबी की चारपाई से टकरा गया। मासी शायद इस वक्त गनूदगी के आलम में थी। अचानक चारपाई को धक्का लगा तो बौखलाकर चीख मारी और सलीम का गिरबान पकड़ लिया। वो बेचारा खुद को छुड़ाते हुए चारपाई पर जा गिरा। मासी सूबी ने ऐसा हंगामा किया कि साथ वाले घरों से मर्द निकल आए। सभी ने यक ज़बान होकर पूछा, क्या हुआ? उसने फरियाद की कि इस सलीम को हवाला पुलिस करो, शायद इसने मेरी बेटी से चोरी छुपे मुलाकात का प्रोग्राम बनाया होगा, तभी ये मेरी चारपाई से टकरा गया और मुझ पर गिर गया। सलीम ने लाख कहा कि इसको कुत्तों ने बुखला दिया था, अंधेरे में चारपाई दिखाई न दी, तभी मैं टकरा गया था। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ तो पड़ोसियों ने भी सुन ली थी। तभी इनमें से एक ने कहा, सलीम से तो हम निमट लेते हैं, तुम ये बताओ कि रात के वक्त तुमने क्यों दरवाजे से बाहर चारपाई बिछा रखी थी? घर से बाहर निकलकर सोने का क्या मतलब था? मैं अपने घर की हिफाजत और निगरानी कर रही थी। शोहर और बेटे घर पर न हों और हालात मुश्कूक हो जाएं तो क्या करना चाहिए? आप खुद सोचें, घर में अकेली जवान बेटी है और सलीम ने जैसे मेरा घर ताक रखा था। एक पड़ोसी सियाना था, उसने औरत को समझाया कि तुम गलत तरीके पर चल रही हो, ये गुजरगाह है, इधर किसी औरत का चारपाई डालकर सोना बुरी बात है। बेशक दरवाज़ा अपना ही क्यों ना हो, लेकिन हमको एतराज़ है, तुम आइंदा यहाँ मत सोना। बात बढ़ाने की बजाय इन लोगों ने सलीम को कहा कि तुम आइंदा ईशा के बाद इधर से मत गुजरना, वरना हम तुमको मुजरिम समझ लेंगे और फिर जानते हो इस लापरवाही का अंजाम। मेरा भाई बेचारा जान बचाकर भागा कि वो सख्त मुश्किल में घर गया था। बिना किसी सूर के एक बड़ी सजा उसके लिए तैयार थी। लोग अंजाम से बेपरवाह बस चस्के में अक्सर ऐसी उल्टी सीधी बातें कर जाते हैं जो किसी शख्स को मौत की वादी की तरफ भी ले जाती है। कुछ ऐसा ही मामला होने वाला था, क्योंकि जब मासी सूबी के बेटे और शोहर घर लौटे तो कुछ बदख्वाहों ने बेपरकी की उड़ा दी। मामला उनकी समझ में न आ रहा था। पड़ोसी फसाद के खौफ से चुप थे, क्योंकि उन्होंने सलीम को किसी लड़की से बात करते न देखा। अलबत्ता मासी सूबी और चारपाई वाला मामला इल्म में था। मासी के शोहर ने बात परस की तो इसने सच बात बता दी कि घर की हिफाजत के ख्याल से चारपाई बाहर बिछाई थी। सलीम को रात के अंधेरे में दिखाई न दी। वो ठोकर खाकर ऊंधे मुंह चारपाई पर गिर गया तो मैंने डर कर शोर मचा दिया। शोहर ने आंखें निकाल कर कहा, सलीम इतनी रात गए इधर क्यों आया था? वो घर से इधर नहीं आया था, बल्कि मामू के गांव से घर जा रहा था कि खेतों के कुत्तों ने उसको हरासा किया।
भागते हुए ठोकर लग गई। बीवी के बयान का यकीन करते हुए इसका खामद तो चुप हो गया, मगर गांव में चारपाई से ठोकर एक कहानी बन गई। कुछ बाद ज़बानों ने यहाँ तक कह दिया कि सलीम मासी सूबी की इज्जत खराब करने इसकी चारपाई पर जानबूझकर गिरा था। किसी के मुंह पर कौन हाथ रख सकता है। हालांकि ये तो सोचा भी नहीं जा सकता था कि सलीम अपनी माँ जैसी उम्र वाली औरत के साथ बदनीयती का सोचेगा। इन हालात की वजह से अब्बा मजबूर हो गए कि वो अपने इस गाँव को खैराबाद कहें, जहाँ इनके आबाओ अजदाद की कब्रें थीं। मेरे वालिद यहाँ पैदा हुए, पले बढ़े, औलाद वाले हो गए थे। हम लोग भी इसी जगह पैदा हुए थे। हमको अपने गांव से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन मजबूरी थी। गांव ना छोड़ते तो कल जाने क्या हो जाता, क्योंकि गांव में अगर एक बार किसी की इज्जत खराब हो जाए तो फिर लोग उसको मशकूक जान लेते हैं और इस पर एतबार नहीं करते। हमारा घर बार छूटा, खेत खलियान ओने पौने अब्बा ने बेच दिए। फिर हम वहाँ से कूच करके मामू वाले गांव में जाकर आबाद हो गए। जिस रोज़ हम जा रहे थे, सबूर अपने दरवाजे में खड़ी झांक रही थी। वो बड़ी हसरत और दुख से हमें जाते देख रही थी। उस वक़्त भाई के चेहरे पर भी अफसुर्दगी थी। काश सबूर बीबी को अकल होती तो हमको अपना गाँव न छोड़ना पड़ता। दिल की लगी है ही ऐसी चीज़ कि इसमें अकल जाती रहती है। आज भी अपने गाँव के दरख्तों की ठंडी छाँव और अपना घर बार याद आता है तो दिल को ठेस ही लगती है। एक हम जोली से सुना था कि सबूर ने शादी नहीं की। घर वाले मार कर प्यार से हर तरह से इसे समझा कर देख चुके हैं, लेकिन वो अभी तक मेरे भाई की याद में जी रही है। सलीम वापस दुबई चला गया। वक़्त के साथ मज़ीद तरक्की की, वहीं शादी भी हो गई और अम्मी अबू को बुला लिया है। मेरी शादी करके अब सब अपने वतन से दूर हो गए हैं कि शायद ही लौट कर आएँ। ज़िंदगी ऐसा पलटा खाएगी, कभी सोचा भी ना था।